हेलो। तो आज के वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और कुछ ये व्यस्तता थी और जिसके के कारण यानी कि पिछले ये 2 दिनों में कोई वीडियो अपलोड ये नहीं हो पाया। कोशिश होगी कि इसमें ये कंटिन्यूटी ये बनी रहे। अब हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपने इससे पहले का जो यानी कि वीडियो है इंडियन पॉलिटी सेक्शन में, वो इंडियन पॉलिटी 6 करके होगा। थंबनेल में उसकी नंबरिंग ये की गई है, इंडियन पॉलिटी 6 करके वो वीडियो होगा। और उसी के बाद ये कंटिन्यूटी में वो आज का लेक्चर है। हम लोग ये ध्यान देंगे आज के लेक्चर के ऊपर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं, क्योंकि इन सारे डिस्कशन से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है और चीज़ों को हम लोग बहुत ही मूलभूत तरीके से हम लोग समझते हैं। तो इन चीज़ों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद जो फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं या फंडामेंटल जो प्रीमिसेस होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वो हमें मिलती है। और अगर उन चीज़ों को अगर हम लोग अच्छे ढंग से समझें तो फिर उसके ऊपर हमारे ये नॉलेज की जो ऊंची इमारत है उसको बनाई जा सकती है। तो बिना किसी देर किए हम लोग ये डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इसी चीज़ को देखा था। ये सारा का सारा जो डिस्कशन है, ये पूरी सीरीज इसी के ऊपर चल रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या क्या है, यानी कि भारतीय संविधान के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे संविधान के जो इडियोसिंक्रेसीज हैं वो क्या क्या है। उसमें हम लोगों ने ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखा था कि वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो एक तो इसमें तो आपको एक जो पोर्शन है नॉलेज का वो है फैक्ट्स। और फैक्ट्स में इन चीज़ों को देखना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने इसमें पार्ट्स हैं, कितने इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, और अभी यानी आर्टिकल्स की स्थिति कैसी है। तो ये सब ये फैक्चुअल इसका पोर्शन हुआ। और इन सब सारे चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी वो किसी भी स्तरीय बुक में, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेगी। जैसे कि एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसमें आपको मिलेंगी। उनको आप फॉलो कीजिए। मैं भी आपको ये बताते चलूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और दूसरा जो इसका पोर्शन है वो है इसका यानी कि डेलिबरेटिव पार्ट, मतलब जो इसका एनालिटिकल पार्ट है, जो इसका कंसेप्चुअल पार्ट है। तो हम लोगों का डिस्कशन इसके ऊपर चल रहा था कि व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड बिकम सो लेंथी, कि हमारा जो संविधान है वो इतना ये लेंथी क्यों हो गया, उसके पीछे के ये कारण क्या थे। तो उसमें हम लोगों ने सबसे ये पहला फैक्टर जो था वो ये देखा था कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर, उस पर यह पर्याप्त रूप से डिस्कशन हो चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद से हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, यानी कि कुछ ऐतिहासिक ये कारण थे या ऐतिहासिक कुछ ये कारक थे जिनके के कारण हमारा जो संविधान है वो इतना लेंदी वो हुआ है। इसके भी बारे में डिस्कशन हो चुकी है।
And again, I am not going to repeat all those steps, all those discussions. तीसरा हम लोगों ने ये कारण देखा था, पीछे के वीडियोस में ये सब सारी चीजें मिलेंगी, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई है। और पिछला जो लेक्चर था वो एक बहुत ही वो डिटेल्ड और कॉन्सेप्चुअल वो लेक्चर था इसी चीज के ऊपर, कि हमारे देश में किस प्रकार से हमारे पूरे यानी भारतवर्ष के लिए हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पूरे देश के लिए मात्र ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे देश में राज्यों के लिए अलग से संविधान की व्यवस्था नहीं है। तो उसके ये यानी कि ये पीछे के जो ये कारण थे उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से ये चर्चा की थी, उसको भी हम लोगों ने ये देख लिया था। उसके बाद से ये बात आती है कि यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथीएस्ट और इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव होने के पीछे यानी दूसरे कारण और ये कौन कौन से थे। तो इसमें यानी कि ये चौथा कारण ये आता है कि हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो संविधान सभा का निर्माण किया गया और जिसको कि ये मैंडेट सौंपा गया, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सौंपी गई कि वो हमारे देश के लिए, स्वतंत्र भारतवर्ष के लिए एक वो संविधान का निर्माण करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था, क्या उसकी मेंबरशिप थी, कितनी उसकी एक कमिटीज थी, इन सारे चीजों से लेकर के, इन सारे चीजों को लेकर के एक अलग से डिस्कशन बनता है, जिसके के बारे में ये सेपरेट वीडियो आपको ये मिलेगा। अभी के टाइम में आप केवल ये समझिए कि भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत वो किया गया था, और हमारे देश की जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा एक सॉवरेन बॉडी थी, एक संप्रभु निकाय था, और जिसने कि बिना किसी आउटर इन्फ्लुएंस के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के उसने भारतवर्ष के लिए संविधान का निर्माण किया, जिसकी ये संविधान की ये बुनियाद पे, उसके आधार पे अभी तक हमारी कंट्री ये रन ये कर रही है। तो यहाँ पे एक मतलब ध्यान देने वाली बात है कि जो संविधान सभा का गठन ये किया गया था, तो उसमें ये मोस्टली मतलब उसके जो अधिकतर जो सदस्य थे, वो सदस्य जो हैं वो लीगल ल्यूमिनरीज थे, मतलब लॉ के क्षेत्र के, कानून के क्षेत्र के वो चमकते हुए सितारे थे, और बहुत ही वेटरन्स लोग थे उसमें। मतलब कानून के ऊपर, ज्यूरिप्रूडेंस के ऊपर, लॉ से संबंधित जो उसका एपिस्टेमोलॉजिकल पार्ट है, मतलब जो उसका नॉलेज बेस्ड पार्ट है, लॉ का जो फिलॉसफिकल पार्ट होता है, उनके ऊपर उन लोगों की ये गंभीर समझ थी, और बहुत ही शार्प ब्रेन और ये ब्राइट ब्रेन के और काफी एक्सपीरियंस्ड लोग उसके सदस्य थे संविधान सभा के। तो संविधान सभा में जब इतने एक्सपीरियंस्ड लोग और यानी कि लीगल फ्रैटर्निटी के इतने वेटरन्स लोग, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग, जिसको बोला जा सकता है कि दे वेर द स्किंटिलेटिंग स्टार्स इन द ये गैलेक्सी ऑफ द देन लीगल वर्ल्ड। यानी उस समय का जो
कानून से संबंधित, लॉ से संबंधित जो ये क्षितिज था, जो आकाश था, उसके वो चमकते हुए सितारे थे। तो हमारे संविधान में, हमारी ये संविधान सभा में ऐसे लोगों का बोलबाला था, यानी वैसे लोगों की संख्या जो है वो अधिक थी। That means in the Constituent Assembly of our country, the best legal brains of our country of the then time were working tirelessly and in a very spirited manner and in a very, laborious manner to make a constitution, to make a, a successful constitution for, our country. तो जब ऐसे लोगों का ये बोलबाला था जो कि ये लॉ के क्षेत्र के बहुत ही माहिर व्यक्ति थे, तो निश्चित रूप से वहाँ पे डेलिब्रेशंस जो हैं, चर्चाएं जो हैं, ये खूब हुई होंगी, आप समझ सकते हैं, जम करके हुई होंगी। और एक एक इशू के ऊपर, मतलब आप इसी से समझिए, दैट मीन्स द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके एक एक वर्ड के ऊपर थ्रेडबेयर एनालिसिस उसकी हुई थी। मतलब बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही एक्सप्लोरेटिव मैनर में, बहुत ही माइन्यूटली उन सारे चीजों का विश्लेषण किया गया था, चर्चाएं हुई थी ये जम करके। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा या आकांक्षा को, मतलब उसके सब्जेक्टिव ओपिनियन को, किसी एक व्यक्ति के सब्जेक्टिव ओपिनियन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान मिल गया हो किसी ये प्रावधान के रूप में, ऐसा नहीं हुआ है। There was very intense and sometimes very heated debates in the Constituent Assembly, यानी कि संविधान सभा में जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, उनके बीच संविधान में सम्मिलित होने वाले किसी ये प्रावधान को लेकर के बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, बहुत ही इनरिचिंग ये डिस्कशंस हुए हैं, और बहुत ही डेलिब्रेशन के पश्चात, काफी सोच विचार के पश्चात, दैट मीन्स आफ्टर वेइंग प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ आवर कंट्री, उसके बाद ही किसी भी ये प्रावधान को फाइनली इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इतना इंटेंस डिस्कशंस हुआ, हमारे संविधान सभा में इतना थ्रेडबेयर एनालिसिस हुई ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके के कारण बहुत सारे ऐसे ये प्रावधान थे जिनके के बारे में उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम लोग इसको इलाबोरेट मैनर में, यानी अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, ये तो अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत जगहों पे, हालांकि वो एक दूसरे ये कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। अगर आधा ग्लास ये पानी है तो कोई ये भी बोल सकता है कि इट इज हाफ एम्प्टी, यानी कि ये आधा खाली है, और कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि ये आधा ये भरा हुआ है। अब दोनों ही बातें सही है अपने अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने अपने ये पर्सपेक्टिव से, दोनों ही बातें सही है। लेकिन उस ग्लास के अंदर जो पानी है, उसको देखने का जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है आपका, वो बदल गया है। जो इस चीज को देख रहा है कि इट इज हाफ एम्प्टी, आधा खाली है, मतलब कि वो खालीपन को देख रहा है।
और अगर कोई इस चीज को देख रहा है कि ये आधा ये भरा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि वो खालीपन को नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये भरेपन को देख रहा है। तो सामान्य तौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में इस ढंग से लिया जाता है कि जो खालीपन को देख रहा है उसका थोड़ा पेसिमिस्टिक ये नजरिया है, मतलब निराशावादी या निगेटिव अप्रोच लिए हुए उसका ये नजरिया है। और जो भरेपन को देख रहा है उसके बारे में सामान्य तौर पे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का जो नजरिया है वो नजरिया यानी कि पॉजिटिव है, वो ऑप्टिमिस्टिक है वो व्यक्ति, क्योंकि वो किसी चीज के होने को देख रहा है, और दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो किसी चीज के ना होने को देख रहा है। अब स्थिति यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए कि एक कानून की किताब में, अब इसी एनालॉजी को थोड़ा अप्लाई कीजिए इधर, यानी कि लॉ के क्षेत्र में। अब मैं कानून की किताब में अगर कोई ये प्रावधान दिया हुआ है तो उस ये प्रावधान को इंटरप्रेट करने का, यानी उस ये प्रोविजन को इंटरप्रेट करने का जो ये तरीका है या इंटरप्रेट, वो अलग अलग ढंग से उसको किया जा सकता है। कोई मान लीजिए कि उसी कानून को, उस कानून के स्पिरिट को उसने नहीं समझा। मतलब आप समझिए, इन चीजों को ऐसे समझिए कि कोई भी लॉ होता है तो उस लॉ का अपना एक सब्सटेंशियल एस्पेक्ट होता है जिसको कोर एस्पेक्ट बोलते हैं, या उसको ये समझिए कि उस कानून का या उस लॉ का जो ये वैल्यू पे आधारित, यहां पे ये वैल्यू का मतलब है नैतिकता, मूल्य, तो वैल्यू पे आधारित जो उसका इंटेंशन है, यानी कि किसी भी कानून के एक उसका यह सब्सटेंशियल पक्ष होता है। इसको और आसान शब्दों में बोला जाए तो इसका यह मतलब है कि किसी भी लॉ का जो सब्सटेंशियल पार्ट है वो इस चीज को बताता है कि उस कानून को बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, यानी कि उसका इरादा क्या है। और वो सब ये वैल्यू बेस्ड ये कंसिडरेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे शहर में स्वच्छता रहनी चाहिए, तो स्वच्छता ये रहनी चाहिए, अगर इसके लिए कोई अगर कानून बनता है, यानी कि जो हमारा जो लेजिस्लेचर है, मान लीजिए कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर इस संबंध में कोई कानून पास करती है कि शहर को यह स्वच्छ रखना है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो शहर को यह स्वच्छ रखना है, इसका इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशन है, मतलब इस कानून को बना करके सरकार जो है, यानी कि गवर्नमेंट जो है या लेजिस्लेचर जो है, वो किस इंटेंशन को ये फुलफिल करना चाहती है। तो इंटेंशन यही है यहां पे कि जब शहर ये स्वच्छ होगा, एक स्वच्छ वातावरण ये बनेगा, स्वच्छ वातावरण में जब हम लोग ये रहेंगे तो वैसी स्थिति में हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ है या हमारा जो सोशल लाइफ है, वो क्वालिटेटिव होगा, उसमें ये गुणवत्ता आएगी। मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि when you have money then you have everything। हम लोग ऐसा समझते हैं कि prosperity brings happiness, but in reality it doesn't like so।
सचमुच में ऐसा होता है नहीं। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, और बहुत सारे डायमेंशंस हैं, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आयाम हैं। अगर एक संतुलित जीवन को जीना चाहते हो, एक वैल्यू बेस्ड और मीनिंगफुल लाइफ को अगर हम लोग जीना चाहते हैं, तो उसके ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मतलब ये डेवलपमेंट के नाम पे केवल आर्थिक विकास, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ये ग्रोथ को ही अचीव कर लेना, और उसके बदले में, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के बदले में हम लोग, यानी कि हम लोग इकोनॉमिक के ग्रोथ को तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी, अगर ये वैल्यू बेस्ड सोसाइटी नहीं है, हमारे समाज में अगर अपराध अगर यानी कि बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग अपनी एक्टिविटीज से इस पृथ्वी के ऊपर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इस पृथ्वी के ऊपर, अगर उसको हम लोग ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये पैसा तो आएगा आपके पास, पैसा तो हम लोगों के पास आएगा, लेकिन हम लोगों की जो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डिग्रेडेड हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में हम लोग ज्यादा ये समय तक हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग नहीं रह पाएंगे, और इस पृथ्वी के ऊपर ही, यानी कि लाइफ के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क यानी कि रेज हो जाएगा कुछ वर्षों के पश्चात, कुछ यानी कि 100 साल या 150 साल 200 सालों के पश्चात। तो यहीं से बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो अब आप समझिए मैं डिस्कशन क्या कर रहा था। मैं डिस्कशन ये कर रहा था कि अगर ये कानून ये बना, आप सपोज कीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया कि शहर ये स्वच्छ होना चाहिए, तो उस कानून का इंटेंशन जो है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचे, या जो कंटेम्पररी जो हमारी सोसाइटी है, जो समकालीन समाज है, उसी को यह फायदा पहुंचे, बल्कि वो जो कानून बनाया गया होगा, उस कानून का यानी कि सब्सटेंस यही है कि काफी ये सोच विचार करके भविष्य के लिए एक विजन को तैयार करके कानून को बनाया गया कि हमारा आज भी बेहतर हो, और इसके साथ साथ हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर इकोलॉजिकल बैलेंस को भी हम लोग मेंटेन रखने में सहायक हों, और हम लोग सस्टेनेबल या डेवलपमेंट की रणनीति को अपनाएं, उसकी स्ट्रेटजी को अपनाएं इकोनॉमी के डेवलपमेंट के मामले में। तो आप देखिए जो इंटेंशन है उस कानून को बनाने का, ये कितना ये वृहत हो गया, कितना ये विशाल हो गया, और कितना सब्सटेंशियल हो गया। तो किसी भी एक कानून का जो उसका सब्सटेंशियल एस्पेक्ट होता है, वो इस चीज को दर्शाता है कि फॉर व्हाट पर्पस और अंडर व्हाट इंटेंशन दैट वेरी लॉ हैज बीन मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि उस लॉ को जो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है या हमारा पार्लियामेंट है, वो किस इंटेंशन के तहत उस कानून को बना रहा है। ये किसी भी कानून का सब्सटेंशियल पार्ट हुआ। और दूसरा एक डायमेंशन होता है किसी भी एक कानून का, उसको बोला जाता है ये प्रोसीड्यूरल पार्ट।
प्रोसीड्यूरल पार्ट का ये अर्थ हुआ कि उस इंटेंशन को अचीव करने के लिए कौन कौन से ये प्रोसीजर्स को अपनाएंगे, टेक्निकलिटीज ये क्या क्या होंगी, कौन कौन से ये प्रोसेसेस होंगे और किस स्टेप में होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे, किस लॉजिक में होंगे। तो ये जो डायमेंशन होता है किसी भी लॉ का, ये प्रोसीड्यूरल पार्ट होता है। और कोई भी कानून होता है, उस कानून के अंदर ये दोनों ही उसके डायमेंशंस ये मौजूद रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कानून को इन द लेटर एंड स्पिरिट, मतलब उस कानून का जो स्पिरिट है, जो भावना है उसकी, जो उसका इंटेंशन है, जो उसका सम एंड सब्सटेंस है, उसको भी हमें अचीव करना है। और इसके साथ साथ यानी इन द लेटर एंड स्पिरिट, तो लेटर का यह मतलब हुआ कि उस कानून की जो ये टेक्निकलिटीज हैं, जो उसके ये तकनीकी पहलू हैं, उस कानून के जो प्रोसीड्यूरल डायमेंशंस हैं, उन सारे चीजों के ऊपर भी उसको भी लागू किया जाए, ये मायने रखता है। तो मैंने आपको इतना ये सब इसलिए बताया कि लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का ये यानी कि बनाया जाना भी एक प्रकार का लॉ मेकिंग का ही प्रोसेस है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो समझिए कि मोटा मोटी ऐसे लोगों का समूह, ठीक है ना, ऐसे लोगों का समूह जो कि कानून के क्षेत्र के वो विद्वान हैं, और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश के सामाजिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के, आर्थिक क्षेत्र के भी, सांस्कृतिक क्षेत्र के भी, जो हमारे देश के जो मूर्धन्य लोग थे, जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनको भी यह सदस्यता मिली थी। तो वहां पे यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी भी ये प्रोविजन का, किसी भी ये प्रावधान का यूं ही पास हो जाना कि हां, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे वो अपने कार्यों की, जो उनके ये कार्य थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो कार्य था, ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना बड़ा एक हरक्यूलियन टास्क था और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये कार्य था, उसकी महत्ता को, उसके इंपॉर्टेंस को वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे। क्यों अच्छी तरीके से वो समझते थे? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि आज जो हम ये बुनियाद बनाएंगे, आज हम जैसा ये ट्रेंड सेट करेंगे और आज हम जैसा डायरेक्शन देंगे अपने देश को, वो चीज एक लंबे टाइम में, एक लॉन्ग रन में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है भारतवर्ष के नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। सो दैट्स व्हाई all the members of the constituent assembly were highly qualified, very experienced and extraordinarily talented in their respective fields. अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही वो टैलेंटेड लोग थे। यू कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन मार्क ओवर देयर इंटेलेक्ट और ओवर देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन एनी वे। They were literally the best brains, and not only best brains, rather they had the first-hand experience of the real condition of our country. That means what was the actual condition, actual political condition, actual economic condition, actual social condition, and the state of cultural backwardness prevailing, at that very time in our country. They knew all these things in a very realistic manner.
तो उस समय की जो वर्तमान की परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। और करना क्या था, मतलब आप इसको आसान चीज ये मत समझिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में पढ़ करके और हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके इंडिविजुअल को, उनके प्रयासों को और जो उनका सैक्रिफाइस था, उनका डेडिकेशन था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठाना, क्या उसको ये शक की निगाहों से देखना, ये एक बहुत बड़ा ये पाप है। इसको ये पाप की श्रेणी में रखा जा सकता है। बिकॉज इफ यू नो रीड, अगर आप इस चीज को वास्तव में, आपको चाहे जिस भी ये स्रोत से पढ़ना हो, देखिए जो हमारी ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा सकता है। यानी कि दो, आप समझिए कि कैटेगरीज में बांट करके पढ़ा जा सकता है। एक तो ये पढ़ा जा सकता है, एक तो ये पढ़ना होता है कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी भारतवर्ष में, उस ये ब्रिटिश हुकूमत ने कितने अत्याचार किए हमारे देश के ऊपर, कितना एक्सप्लॉयटेशन किया हमारे देश के संसाधनों का और हमारे देश के लोगों का, कितने ये यानी कि जुल्म उठाए हमारे देश की भोली भाली जनता के ऊपर। और दूसरा आप कैटेगरी में ये पढ़ सकते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस ये ब्रिटिश हुकूमत को, उसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने आवाज बुलंद की हमारे देश के अंदर, आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने आवाज बुलंद की हमारे देश के अंदर, जो लोग भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे, और जिन लोगों ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है हमारे यानी मदरलैंड के लिए, वो कौन कौन से लोग थे और किन किन मेथोलॉजी को अपनाया, किन किन ये यानी कि तरीकों को अपनाया। तो दूसरा जो है आपको पढ़ने का क्षेत्र ये हो सकता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि पहला जो क्षेत्र है कि अंग्रेजी हुकूमत की, उसका नेचर कैसा था और कितनी उन्होंने एट्रोसिटीज की भारतवर्ष में, कितना अत्याचार किया। आई डोंट थिंक, तो मैं इस चीज को नहीं समझता हूं कि चाहे आप किसी भी इतिहासकार को पढ़ रहे हो, अब इतिहासकारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ये ब्रांडिंग हो जाती है आगे चल करके। कुछ को बोला जाता है कि ये लेफ्ट ओरिएंटेड ये हिस्टोरियंस हैं, कुछ को बोला जाता है कि वो राइटिस्ट हैं। अब ये लेफ्ट राइट का मतलब हुआ कि लेफ्टिस्ट का मतलब हुआ कि वामपंथी, कम्युनिस्ट विचारधारा लिए हुए, और ये राइटिस्ट का ये मतलब हुआ कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लिए हुए जो लोग हैं। तो हिस्टोरियन का जो कोई भी इतिहासकार है, उस इतिहासकार की चाहे जो भी उसका आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनेशन है, whether he is a socialist और he is a rightist, चाहे वो वामपंथी विचारधारा का है या दक्षिणपंथी विचारधारा का है, डजंट मैटर। लेकिन अगर अंग्रेजी हुकूमत का अगर भारतवर्ष में जो उस राज यानी ब्रिटिश राज का जैसा नेचर था और जो उन्होंने एट्रोसिटीज की भारतवर्ष में, जितना उत्पीड़न किया, उसमें सब एक हैं। यानी कि उसमें कोई भी ऐसा थोड़ी बोल सकता है।
वो चाहे वो यानी राइटिस्ट हो, चाहे वो धूर राष्ट्रवादी हो, धूर राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी को मानने वाला वो इतिहासकार हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई दक्षिणपंथी हो, लेफ्टिस्ट हो, यानी कि वामपंथी हो, ये थोड़े ही वो लिख सकता है कि अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छा किया भारतवर्ष में। नहीं। लेकिन अब देखिए ये अंतर कहां पे होता है। तो अंतर वहां पे होता है कि उस अंग्रेजी हुकूमत का भारतवर्ष के लोगों के द्वारा जो ये प्रतिरोध किया गया, और भारतवर्ष में जो राष्ट्रवाद की भावना जो ये पनपी, और एंटी ब्रिटिश जो सेंटिमेंट्स और मूवमेंट्स हुए ये भारतवर्ष में, जिसका कि जो कल्मिनेशन है, फाइनल रिजल्ट इस रूप में आया कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो हम भारतीयों ने किस प्रकार से अपोज किया ब्रिटिश हुकूमत को, और एक सस्टेन्ड बेसिस पे हम लोगों ने प्रतिरोध किया, और हम लोगों ने ये चैलेंज किया ब्रिटिश हुकूमत को। इसके जो ये तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों में डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती है। तो आप समझिए, मतलब ब्रिटिश हुकूमत, मतलब मैं इसी चीज के ऊपर ये चर्चा कर रहा था कि नेशन बिल्डिंग का जो कार्य था, एक ऐसे टाइम में जबकि हमारा देश इट वाज कंप्लीटली रूइंड, ये पूरी तरीके से एक प्रकार से ये बर्बाद कर दिया गया था। आवर सोसाइटी वॉज इन ये ग्रेट टर्मोइल। सोसाइटी के अंदर भी बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई थी, वो लड़ाई ये फ्लेयर कर रही थी उस टाइम में। कॉमनल जो सेंटिमेंट्स थे वो हावी थे। आप क्या सोचते हैं कि भारतवर्ष में जो ये कॉमनलिज्म है, यानी कि सांप्रदायिकता का जो ये बीज है, ये अंग्रेजों ने ही बोया है। भारतवर्ष में ये ध्यान में रखिए, अंग्रेजों के ये पहले आज जिस रूप में, या अंग्रेजों के टाइम में जिस रूप में भारतवर्ष में कॉम्युनल डिवाइड्स को, सांप्रदायिकता के बीज को ये बोया गया, हिंदू और मुसलमान के बीच जो एक गहरी लाइन खींच दी गई, जो रिफ्ट ये खींच दिया गया, ऐसा यानी अक्रेंस जो है, ये अंग्रेजों से ये पहले भारतवर्ष में इस प्रकार का ये कॉमनल सेंटिमेंट्स जो है भारतवर्ष के सामान्य लोगों में मौजूद नहीं था। भारतवर्ष में जो ये कॉमनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, ये एक मॉडर्न फिनोमिनन है, और ये अंग्रेज के टाइम में ही ये जो है, ये जो सेंटिमेंट्स हैं वो इंडियन सोसाइटी में और भारतवर्ष के लोगों में आई, और अंग्रेजों ने उसको खूब ये पेट्रोल डाला, खूब उसके ऊपर ये डीजल डाला, और वो इसलिए डाला बिकॉज दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि हिंदू और मुसलमान अगर यूनाइटेड रहेंगे भारतवर्ष में, और जो कि इन्होंने ये देख लिया था 1857 की क्रांति में, तो फिर भारत के ऊपर ज्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स वाई उन लोगों ने, भारतवर्ष के लोगों में, यानी वैसे लोग जो कि इस ढंग से सोचते थे, कॉमनल लाइन पे सोचते थे, वैसे लोगों को अंग्रेजों ने ये प्रश्रय देना शुरू कर दिया, दोनों ही कम्युनिटीज से। और फिर धीरे धीरे ये जो डिवाइड्स हैं ये बढ़ती चली गई इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और जिसकी की अंतिम परिणति यही हुई कि हमारा देश जो है
वो 1947 में आजाद तो जरूर हुआ, लेकिन हमारा देश जो है वो बाइफर्केटेड भी हो गया कॉम्युनल लाइन पे। तो ये जो सांप्रदायिकता का बीज है, ये सांप्रदायिकता का बीज ये कितना बड़ा नुकसान कर सकता है लॉन्ग रन में, ये सामान्य लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि सेंटिमेंट्स में आकर के, इमोशंस में आकर के, और लोग ऐसी हरकतें ये करने लगते हैं, लोग इस ढंग से ये सोचने लगते हैं, इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि किसी दूसरे कम्युनिटी का होना मेरे एग्जिस्टेंस के ऊपर ये खतरा है। तो जब ऐसी सोच आ जाती है तो ये बहुत ही हाई डिग्री की और ये वायलेंस ली हुई यानी माइंडसेट जो है वो डेवलप होती है कम्युनिटीज के बीच में, और इस प्रकार से ये यानी कि ये कॉम्युनल जो ये टेंशन्स हैं ये बढ़ते हैं, और इस प्रकार से ये समाज के अंदर विघटन होता है। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे देश को ये किस दिशा में लेकर के जाना है, लॉन्ग रन में कौन सी ऐसी ये चीजें हैं, कौन सा ऐसा ये विजन है जो हमारे ये कंट्री को, हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रख सकता है, मतलब हमारे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रख सकता है, और इसके साथ साथ हमारे देश में के अंदर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये प्रगति को वो ला सकता है। हम लोग एक वह प्रोग्रेसिव सोसाइटी ये बन सके, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आधारित हम लोगों की सोच हो। हमारा ये समाज कैसा होना चाहिए, समाज हमारा प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि समाज हमारा रिग्रेसिव होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी यानी कि समाज, राजनीति और आपको अर्थव्यवस्था, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और इसमें जो सबसे फंडामेंटल जो चीज होती है वो समाज होता है। ऐसा कोई भी देश हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस देश के अंदर वहां का यह समाज कमजोर हो, समाज के अंदर लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ने के लिए वो आमादा हो, समाज के अंदर ये डिविजन्स पैदा हो, और उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये सुदृढ़ रहे, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। फॉर द टाइम बीइंग ऐसा जरूर लग सकता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन वो लॉन्ग रन में वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लाएगा। तो जहां का ये समाज फ्रैक्चर्ड है, जहां का समाज विघटित है, जहां का समाज ये कमजोर है, वहां का राजनीतिक तंत्र भी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम भी रॉबस्ट नहीं हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है। और जहां की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होती है, यहां ये व्यवस्था का प्रश्न हो रहा है, किसी यानी कि व्यक्ति का प्रश्न नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर वो कमजोर हो जाता है तो फिर वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अपने आप वो चरमराने लगती है। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जो इसमें ये बेसिक जो ये पुश आता है सोसाइटी से आता है। इसलिए बार बार बोला जाता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे, दे अंडरस्टूड दिस वेरी फैक्ट वेरी वेल, दैट if we want to be politically stable, politically robust and politically vibrant and economically prosperous, यानी अगर हम लोग राजनीतिक तौर पे मजबूत और आर्थिक तौर पे संपन्न होना चाहते हैं, then we will have to make our society
progressive, equity based and an egalitarian society. तो हम लोगों को वो लोग अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि अगर उन चीजों को करना है तो जो समाज के अंदर जो संघर्ष होते हैं, समाज के अंदर जो विषमता है, समाज के अंदर जो विभेद है, भिन्न भिन्न प्रकार का, कास्ट से कास्ट लाइन पे ये विभेद है, मतलब ये भारतवर्ष हम लोग का कंट्री तो एक मतलब मिरेकल है। कास्ट से कास्ट के आधार पे जो विभेद है, धर्म के नाम पे अगर ये विभेद है, किसी भी आधार पे अगर सामाजिक विभेद मौजूद है तो इसको 100% ये खत्म तो नहीं किया जा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी वे, बट इट कैन बी और दे कैन बी मिनिमाइज्ड टू ए सेफ लिमिट। तो उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको एक सेफ लिमिट पे उसको रखना, जिससे कि वो सब सारी फोर्सेस इतनी एग्रेसिव ना हो जाए कि वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को ही ये बिगाड़ दें और एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में इस वैश्विक क्षितिज पे जो हम लोगों का अस्तित्व है, वो अस्तित्व ही ये खतरे में पड़ जाए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आज डिस्कशन में। ये उनका इरादा था। वहां से उन लोगों ने ये भारतवर्ष का रुख मोड़ा जिस तरफ। आज के ये कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सचमुच में अगर समझना चाहते हो कि उनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे, हमारे फाउंडिंग फादर्स के, आज क्या हो रहा है और भविष्य में ये क्या हो सकता है, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत की मूल प्रकृति क्या थी और हमारी उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, कल्चरल ये बैकवर्डनेस कैसा था हम लोगों का, और पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है जो लोगों के अंदर, ये किस स्तर का था और कहां से उन चीजों को एक वक्त गति प्रदान की गई, लोगों को मोबिलाइज किया गया, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेटेड किया गया, फिर धीरे 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 ये करके और हम लोगों का देश आज हम लोग जहां पे ये खड़े हैं, ये किसी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के संघर्ष का परिणाम नहीं है। इसकी जो बुनियाद है, ये बुनियाद उस समय की पड़ी है कि हम लोग हो सकता है कि नाम भी ना जानते हो उस स्वतंत्रता सेनानी का, और जिसने कि पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में जिसने आवाज भी उठाई होगी, और आवाज उठाने के पहले सोच आई होगी उसके मन में, और जब वो सोच इतना वो यानी असर्टिव हुआ होगा कि जो उस स्वतंत्रता सेनानी की सोच जो है एक्शन में परिवर्तित हुई होगी और उसने आवाज उठाई होगी, ये कहानी वहां से शुरू होती है। तो वहां से लेकर के और उससे भी आप पीछे चले जाइए, कितने ही लोग आए और गए भारतवर्ष में, भारतवर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये सब सीमाएं जो हैं ये थोड़ी बहुत ये बदलती रहती हैं काल के विभिन्न खंडों में, लेकिन भारतवर्ष का जो इसेंस है, भारतवर्ष का जो इसकी आत्मा है, ये आत्मा को ये कोई भी नहीं मार सकता है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भारतवर्ष की आत्मा को समझते थे। इस कारण उन्होंने खूब चर्चा करके किसी को ये नहीं बोला गया कि नहीं आप मत बोलिए,
नहीं, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, जिसको जो आपत्ति है वो बोले, हम लोग ये चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ये नहीं कि ना आप केवल हमारे ही हिसाब से बोलिए, हम जो बोल रहे हैं, यानी कि अंबेडकर साहब ने ये कभी नहीं बोला कि हम जो बोल रहे हैं उसी को मानिए, या राजेंद्र बाबू ने ये नहीं कहा कि हम जो बोल रहे हैं उसी को मानिए, या कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर जो है उसने ये नहीं बोला कि हम जो बोल रहे हैं उसी को मानिए। नहीं, प्रपोजल रखा जाता था, खूब चर्चा होती थी, खूब चर्चा होती थी, जम करके चर्चा होती थी, बात का खाल निकाल दिया जाता था और उसके बाद उस प्रावधान को एडॉप्ट किया जाता था। तो भारतवर्ष का संविधान जो है वो इतना ये बल्कि हुआ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, उसके पीछे का ये भी एक कारण था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल ल्यूमिनरीज बहुत लोग थे, वेटरन्स लोग ये बहुत थे, और बहुत ही डेलिब्रेशन के पश्चात, जिससे कि कोई शंका की कोई गुंजाइश ना रहे हमारे संविधान के किसी भी ये प्रावधान में, उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके संवैधानिक के प्रावधानों को स्पष्ट बनाया जाए, संवैधानिक प्रावधानों को अनएम्बिगुअस बनाया जाए। तो इसके लिए ये प्रयास किया गया, जिसके के कारण हमारा संविधान जो है ये बल्कि हुआ, इलाबोरेट हुआ। तो ये टाइम तो थोड़ा हो चला है। आशा है आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। पढ़िए, बार बार यही बोलते हैं, हमेशा यही बोलते हैं, और हम उस समय तक बोलते रहेंगे जब तक बोलेंगे, जब तक श्वास है, जब तक आवाज है, तो बात तो यही निकलेगी कि आप पढ़िए। और पढ़ने से ज्यादा ये जरूरी है कि आप सही संदर्भ में पढ़िए, डायरेक्शन उचित रहना चाहिए, और अन्य सारी बातें देखिए, सारी चीजें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन किसी भी चीज का हमारे जीवन के, किसी भी हमारे जीवन से रिलेटेड ये किसी भी ये पहलू का, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा जॉब हो, किसी भी ये पहलू के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो उसके ये बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और होता क्या है, और पुरानी एक कहावत भी है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन। छोटी छोटी बातों को हम लोग उसके ऊपर ये नजर रखना भूल जाते हैं। तो बुनियाद के ऊपर ये नजर रखना, फंडामेंटल्स के ऊपर ये नजर रखना, उसके ऊपर ये ध्यान देना, उसको सजाना, उसको संवारना, यही असली एक क्रिएटिविटी है, पढ़ाई के भी क्षेत्र में, एजुकेशन के भी क्षेत्र में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो हम लोग उन बिल्डिंग्स के जो मैग्निफिसेंस है, जो उसकी शानदारता है, उसको देख करके हम लोग अभिभूत हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं। बट स्टिल वो बिल्डिंग जो है वो एक एक ईंट से ही मिलकर के बना हुआ है। तो जिसने ईंटों की अहमियत ये ना समझी, क्योंकि उन्हीं के विभिन्न विन्यास से या विभिन्न ये कॉन्फ़िगरेशन से, उसी में ये प्लस माइनस करके वो पूरा स्ट्रक्चर ये क्रिएट किया गया है। तो छोटी छोटी बातों का, और छोटी का यहां पे ये मतलब नहीं है कि वर्थलेस चीजें, नहीं, छोटी का यहां पे ये सेंस है कि वैसी चीजें जिसपे कि सामान्य तौर पे आपकी नजर नहीं जाती है।
तो उन चीजों के ऊपर ये ध्यान दिया जाना जो कि फंडामेंटल्स हैं, ये बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी ऊंचे ख्वाब को देख रहे हो तो। नहीं तो ख्वाब में क्या है, देखते रहिए। सपने सपने होते हैं और वो अपने होंगे नहीं कभी भी। इसलिए अपने नहीं होंगे कि उनको अपना बनाने के लिए जो उसके फंडामेंटल्स हैं, जो उसकी ये बेसिक बातें हैं, उसको आपको ये करना पड़ेगा। और वहां मेहनत लगती है, और मेहनत से ज्यादा ये ध्यान लगता है। आपका पूरा अटेंशन वहां पे लगता है। तो जो व्यक्ति यानी कि ध्यान दे सकता है किसी चीज पे, अगर एक लाइन में बोला जाए तो, और ध्यान तुम उसी चीज पे दे सकते हो जिस चीज से तुमको ये प्रेम हो। अगर ये प्रेम नहीं है किसी चीज से तो तुमको, तुम्हारा जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अंत में ये घूम फिर करके बात जो है ये प्रेम पे ही आ जाती है। जिस चीज से आपको ये प्रेम है, असली वाला प्रेम, यहां वाला नहीं, यहां वाला जो है वो आपका प्रेम छू मंतर हो जाता है 2 घंटे में, 5 घंटे में। तो अगर असली में ये प्रेम है किसी चीज से तो वहां आपका ध्यान लगेगा, और जहां ये ध्यान लगेगा वहां पे अच्छी चीजें होंगी ही होंगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो होपफुली ये क्लास फिर कल भी वीडियो अपलोड होगा, और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी को ही आगे थोड़ा ये ले चलेंगे। आपने ये ध्यानपूर्वक ये सुना, बातों को ये समझा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।